ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी। लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है डेली 5 बजे हम देखते हैं जीएस बुलेटिन, और आज का जीएस बुलेटिन बहुत ही क्विक और बहुत ही इजी सा होने वाला है। लेवल ऑफ क्वेश्चन डिफिकल्टी जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज है, पर स्टार्टिंग के क्वेश्चंस एकदम फटाफट रैपिड फायर वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस के साथ आज का जीएस बुलेटिन। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, जो कि है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किस अधिकतम आयु तक पद धारण कर सकता है? What is the maximum age until which a Supreme Court judge can hold office? बिल्कुल ये कुछ एजेस हैं जो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। तो जो लोग कह रहे हैं कि 65 इयर्स इज अ करेक्ट ऑप्शन, वो लोग बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी टिक लगा दिया है मैंने, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही क्विक सा क्वेश्चन था। जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जज है वो ऑफिस कब तक होल्ड कर सकता है? तो 65 साल की उम्र तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे तुरंत से, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट? अगर रेजिग्नेशन सबमिट करना है तो रेजिग्नेशन किसको सबमिट करेगा? जल्दी से बताइए। सुप्रीम कोर्ट का जज अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करेगा? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा। मैंने पहले भी कहा है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट पावर्स, किसको किसको अपॉइंट करता है। दूसरा, उनको कौन निर्वाचित करता है, कौन कैसे उनका जो है सिलेक्शन होता है, उनका वोटिंग सिस्टम है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स क्या होते हैं। प्लस जो प्रेसिडेंट है अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करेगा, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज एंड द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड। इतना तो पढ़ते ही चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के लिए किस व्यक्ति को कौन दंडित कर सकता है? किसी व्यक्ति को, टू एनी पर्सन हु कैन पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जल्दी से बताइए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए कौन पनिश कर सकता है? तो बिल्कुल अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है तो आपको बता दिया जाए, अंडर आर्टिकल 129 along with आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट कोई करता है, अवमानना करते हैं कोई भी, तो सुप्रीम कोर्ट ही पनिश कर सकता है उस इंसान को, उस व्यक्ति को, अंडर आर्टिकल 129। ध्यान रखिएगा, अंडर आर्टिकल 129 मैंने कहा है विद किसके साथ, आर्टिकल 142 का 2, इसके साथ किसके पास ये पावर है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। ठीक है, और नेक्स्ट हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि उसके कंटेम्प्ट के केस में हाई कोर्ट पनिश कर सकता है। तो आर्टिकल कौन सा है? तो 215। तो ये सारे जुडिशरी के पावर्स होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर पहले देख लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग पूरा एक्सप्लेनेशन सुनते हैं फिर भी कंफ्यूज रहते हैं आंसर के लिए। तो जल्दी से बताइए कौन पनिश कर सकता है? तो यस, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को नियुक्त करने की शक्ति किसके पास है? Who has the power to appoint the officers and judges of Supreme Court? ऑफिसर्स, सर्वेंट्स, जजेस, जल्दी से बताइए। मैंने कहा था सिविल सर्विसेज, यूपीएससी का भी डिपार्टमेंट, फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब पावर किसी के पास तो है। प्राइम मिनिस्टर, सीएजी, कैग आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो किसके पास है? बिल्कुल आप लोग सही दिशा में जा रहे हैं। ऑप्शन डी राष्ट्रपति इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने पहले भी कहा है प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे अपॉइंटमेंट पावर्स हैं, तो वो कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिए एक बार। कैग हुआ आपका, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के जजेस। ठीक है, तो ये सारे पावर्स हैं इनके पास, प्रेसिडेंट के पास। चलिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 19 के जो 6 आपके मौलिक अधिकार हैं वो स्वतः निलंबित हो जाते हैं? किस आर्टिकल में जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम अपने आप जो है सस्पेंड हो जाते हैं? ये किस आर्टिकल के तहत कहा गया है, मेंशन किया गया है? क्या आपको आपके 6 मौलिक अधिकार, 6 फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे?
ये किस आर्टिकल में कहा गया है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल आप लोग सही दिशा में जा रहे हैं। तो यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 358 के अकॉर्डिंग आपके जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो अपने आप क्या होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं व्हेन इट्स अ टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। और ऑटोमेटिकली जैसे नेशनल इमरजेंसी खत्म होगी आपके अधिकार वापस से आपको मिल जाते हैं। आपको पता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम आपके सारे राइट सस्पेंडेड होते हैं एक्सेप्ट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये चीजें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। नेशनल इमरजेंसी क्या है, नेशनल इमरजेंसी के टाइप्स कितने हैं, तो आपको पता होगा 3 तरह की नेशनल इमरजेंसीज होती हैं आपकी। तो ये सारी चीज भी हम डिस्कस करते चलेंगे। अभी के लिए ये आंसर था आपका 358 आर्टिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस आयोग को उन परिस्थितियों की जांच के लिए नियुक्त किया गया था जिनके लिए आपातकाल की घोषणा की आवश्यकता थी? Which commission was appointed to investigate circumstances that warranted the declaration of an emergency in 1975? इमरजेंसी लगा दी, आपने कहा कि ये कंडीशंस की वजह से इमरजेंसी लग गई, पर वो कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट भी तो करना है। क्या ऐसा एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा था? क्या इंटरनल डिस्टर्बेंस थी? क्या इमरजेंसी का लगाया जाना जरूरी था? तो इसका जो इन्वेस्टिगेशन था उसके लिए कोई कमिटी अपॉइंट हुई थी, कोई कमीशन बनाया गया था, उस कमीशन का नाम बता दीजिए। आपको याद होगा कि इमरजेंसी किसने लगाई थी, फिर कांग्रेस पार्टी उसके बाद जो है हार गई थी। कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी लॉस्ट एंड जनता पार्टी केम टू पावर। तो जनता पार्टी ने कहा कि हम एक कमीशन फॉर्म करेंगे, शाह कमीशन जिसका नाम होगा, जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा कि आखिर किस बेसिस पे आपने लगाया इमरजेंसी। ठीक है, तो जो न्यू गवर्नमेंट आई, जनता पार्टी की जो सरकार आई, उन्होंने कहा कि लो हम एक कमीशन फॉर्म करेंगे जिसका नाम होगा शाह कमीशन, जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या असल में आपातकाल जैसी परिस्थिति थी, तो आपातकाल लगाया गया तो क्या वो सही था या नहीं था। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्विक एंड फास्ट था, आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रकार का आपातकाल निर्धारित है? अभी हमने कहा कि 3 टाइप की इमरजेंसीज हैं। चलिए बताइए, राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, पर्यावरण आपातकाल। अभी हमने कहा इमरजेंसी कितने टाइप की है, कम से कम 3 टाइप की इमरजेंसीज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये क्वेश्चन वो है, आपने नेशनल इमरजेंसी के बारे में अभी क्वेश्चन में सुना कुछ देर पहले। अब आप बताइए कौन कौन सी इमरजेंसी के बारे में और सुना है आपने, जल्दी बताइए। फाइनेंशियल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और एनवायरमेंटल इमरजेंसी। तो आपको पता होगा आर्टिकल 352 से 360 कुछ कुछ रिकॉल हो रहा है, जिनको नहीं हो रहा है उनको बता दिया जाए। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। पेन ले लेते हैं, पेन बहुत ही आवश्यक है। जैसे मैंने पेन उठाया आप लोग भी पेन उठाइए, लिखते हुए ही चलिए। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है 352, इसमें यह कहा गया है कि कभी भी जब भी इमरजेंसीज रहेंगी तो आपके सारे राइट, ये नेशनल इमरजेंसी के टाइम सारे राइट्स जो हैं वो आपसे छीन लिए जाएंगे, एक्सेप्ट कौन कौन से, तो एक्सेप्ट में रहेगा आर्टिकल आपका 20 और 21। ठीक है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20, 21 सारे राइट्स आपसे छीन लिए जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल आपातकाल का भी आपको लगा, संवैधानिक आपातकाल जब ये लगे कि परिस्थिति ठीक नहीं है, आपका संविधान सही से नहीं काम कर रहा है, तो संवैधानिक आपातकाल लग सकता है 356। और फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। तो कौन सा नहीं है, 4th नहीं है, पर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो 1, 2 है, बिल्कुल है। 1 और 3 है, बिल्कुल है। 1, 2, 3 है, बिल्कुल है। तो मतलब 1, 2, 3 है, लेकिन उपरोक्त में से सभी नहीं है, क्योंकि 4th वाला तो नहीं है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 1, 2, 3 सही है आपका, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने कंपनी को भारत में व्यापार करने का अनन्य अधिकार छीन लिया? अगर आपको ये क्वेश्चन रिकॉल हो रहा है तो जल्दी से आंसर बताइए। जिनको लग रहा है अभी भी ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको नहीं याद आ रहे हैं तो बिल्कुल आपको जरूरत है
पिछले कुछ बुलेटिन्स को देखने की, उसका अध्ययन करने की बहुत आवश्यकता है। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। कौन सा है ये आपको बार बार बताया गया है, अगर आपको अभी तक नहीं याद है तो बिल्कुल याद करिए इसको। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश मामलों और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? फर्स्ट कैबिनेट की बात की जाए, फर्स्ट कैबिनेट जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद आपके एजुकेशन मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री। मैंने ऑप्शन हटा दिया है। फिर नेक्स्ट है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। जल्दी बताइए। तो बिल्कुल आपके प्राइम मिनिस्टर और प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू के पास था। इसके साथ साथ इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक रिसर्च भी थी। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास क्या था? आपको बताया गया था, लास्ट टाइम भी बताया गया था, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स था एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, दोनों ही था। एक क्वेश्चन था लास्ट टाइम मैंने बताया था उसमें ये सब। और इनके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास होम एंड एग्रीकल्चर था। तो हाँ, आपका सही आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारतीय संसद ने बजट पर चर्चा करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत विधान परिषद को दी? Under which act the legislative council was given the power of discussing budget in the Indian Parliament? ब्रिटिशर्स ने कौन सा एक्ट लाया था जिसमें ये पावर पार्लियामेंट को दी गई कि आप बजट है डिस्कस कर सकते हैं? जल्दी बताइए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तो बिल्कुल 1892 आपका सही आंसर है या नहीं है, या 1861 है या नहीं है, 1858 है या नहीं है, या आपका जो अभी हमने डिस्कस किया था 1909, कौन सा सही आंसर है? जल्दी से बताइए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है, 1892। इसमें ये भी कहा था कि साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बढ़ा दीजिए, इनके पावर बढ़ा दीजिए थोड़े से। तो वहां पर यहाँ पर बिगिन हुआ, यहाँ से शुरुआत हुई बजट डिस्कशन की। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग। पहला अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ष में लोकसभा में पेश किया गया था? लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, आचार्य JB कृपलानी ने पहली बार लाया था ये अविश्वास प्रस्ताव। ईयर बता दीजिए आप लोग। तो बिल्कुल ईयर था ऑप्शन बी, सही आंसर आपका 1963 लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ फर्स्ट टाइम। ठीक है, एक ही बार उनके खिलाफ लाया भी गया है ये, और 40 MPs द्वारा इनको बचा लिया गया था। तो जो मोशन था उसका कोई मतलब नहीं हुआ था, क्योंकि जीत गए थे, जो सरकार है वो डिसॉल्व नहीं हुई थी। ठीक है, thus 1963 इज योर आंसर। आपका जो आंसर है पहली बार कब लाया गया था, किस वर्ष में लाया गया था? तो 1863 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लोकसभा की निम्नलिखित में से किस समिति को भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती है? Which among the following committee is assisted by Comptroller and Auditor General of India? तो जैसे कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल एडिट करते हैं, तो उसके बाद कौन सी कमिटी है जो उनकी सहायता करती है उसको देखने में, एक बार दोबारा से चेक करने में? तो हम लोग कमिटीज भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। जो कमिटीज हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, याद होगा आपको। उसमें से कौन से का हेड प्राइम मिनिस्टर है, किस किस टाइप के फंड है, हम लोग ये भी देखे थे फंड आपके। चलिए, तो जिनको ऑप्शन बी लग रहा है लोक लेखा समिति, वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लोक लेखा समिति जो है वो ही ये मदद करती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ऑप्शंस अगर आप लोग कमेंट करते चलेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। निम्नलिखित में से किसने लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? डॉक्टर आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर वीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक बार 1952 में आए थे, फिर 1962 से 1967 तक थे। तो ये ही हैं 2 बार लगातार रह चुके हमारे, 2 बार जो एक क्या बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दमन और दीव वर्ष गोवा से अलग हुआ है, हम लोग बार बार डिस्कस किए हैं। कल के बुलेटिन में भी हमने देखा था कब गोवा स्टेटहुड मिला गोवा को, हमने देखा सिक्किम को भी मिला, कब मिला। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। जल्दी से अब आपको ये बताना है कि कब अलग हुआ। तो जब गोवा को स्टेटहुड मिला होगा तभी दमन एंड दीव अलग हुआ होगा, क्योंकि गोवा स्टेट बन गया और दमन एंड दीव क्या बन गया, यूनियन टेरिटरी बन गया। तो जल्दी से बताइए ये ईयर कौन सा था? कल ही हम लोग ने डिस्कस किया था ये। तो ये समय था आपका 30 मई का, हम लोग वो भी डिस्कस किए थे। एक था फरवरी, एक था मई, जिसे नहीं देखा है वो जाके देखे। तो 13 मई 1987 इज द करेक्ट ऑप्शन, डी 1987। गोवा को स्टेटहुड मिला, इससे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गोवा को स्टेटहुड कब मिला, तो 1987 में मिला। और दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी कब बना, तो 1987 में बना। कब दोनों अलग हुए, तो बिल्कुल 1987 में हुए। तो इतने सारी चीजें जो है घुमा के फिरा के पूछी जा सकती हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रियम्बल, SR बोम्मई केस, ओके। फिर आपका केशवानंद भारती केस, अशोक कुमार ठाकुर, NC मेहता। अगर मैंने जब से शुरू किया ये बोलना केशवानंद भारती केस पढ़ लीजिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप एलिमिनेशन आसानी से कर पाएंगे। तो आपको बता दिया जाए SR बोम्मई केस 1994 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल जो है वो अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद LIC ऑफ इंडिया का भी जब केस आया था नेक्स्ट ईयर में, तभी भी यही माना गया था कि प्रियम्बल क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो एक केस SR बोम्मई केस 1994 और 1995 LIC ऑफ इंडिया केस, वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि क्या प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन जॉइंट सेशन। जो हमारा राष्ट्रपति है वो संयुक्त सत्र बुला सकता है इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा ड्यूरिंग पैसेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। डेडलॉक होगा लोकसभा और राज्यसभा में, किस टाइप के बिल पे बुलाया जा सकता है? ऑप्शन ए है आपका साधारण विधान विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड मनी बिल। ऑप्शंस थोड़ा सा ऐसे, ये 3 का 2 हो गया है, 2 का 3 हो गया है। आप लोग हिंदी वाला आंसर करिए जल्दी से, हिंदी वाला बताइए आंसर क्या होगा। तो आपको पहले भी जॉइंट सेशन के बारे में बता दिया गया था कहाँ से लिया गया है, और स्पीकर जो है वो जॉइंट सेशन के को हेड करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। 108 है इसका आर्टिकल। ठीक है, कितनी बार बुलाया गया ये भी बताया गया था आपके GS बुलेटिन 2 में ही। तो आपको बता दिया जाए कि कब बुलाया जा सकता है, तो बिल्कुल ए, ओनली वन के तहत बुलाया जा सकता है। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन मतलब साधारण विधान विधेयक के टाइम में ही बुलाया जा सकता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके टाइम राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता है, और धन विधेयक के टाइम बुलाया नहीं जाता है। ठीक है, आपका ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के टाइम नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि मनी बिल में तो कोई रोल ही नहीं है आपके। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। तो आंसर क्या है, ए है आपका आंसर। ओनली वन ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन यानी साधारण विधान विधेयक के टाइम में ही बुलाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार और निवारण का अधिकार निम्नलिखित में से
किसके आवश्यक घटक हैं? which of these which are given are the final essential components of which of the following? Right to safety, right to information, right to choose, right to be heard, right to seek readdressal. तो आपको क्या लगता है ये किस अधिकारों के तहत आते हैं? तो अगर आप इस अधिकार की बात करें तो इसमें लिखित सारे अधिकारों को हमने कई बार देखा है, तो फिर से अगर आप एलिमिनेशन की तरफ जाएं तो जा सकते हैं। बिल्कुल देख कि अगर हम भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों की बात करें तो हमको पता है उसमें कितने अधिकार हैं, तो ये अधिकार तो नहीं ही है उसमें, वहां पे मेंशन सेफ्टी या चूज टू बी हर्ड, तो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। फिर बात करते हैं कंज्यूमर के सेंस में कि अगर आप एक उपभोक्ता हैं तो क्या इन अधिकारों को आप मांग सकते हैं, क्या ये जरूरी है? तो देख लीजिए, एक लग रहा है कि आप एक उपभोक्ता होने के नाते आपके पास ये भी अधिकार है कि आप तक सेफ चीजें पहुंचे, आपके पास ये भी अधिकार है कि आप जानें कि आप क्या खा रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट आपको सेल किए जा रहे हैं। आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए है, कौन सा नहीं है। आपको सुना जाना चाहिए, सुनवाई का अधिकार है आपके पास, ठीक है, निवारण का अधिकार है आपके पास। फिर एसेंशियल कमोडिटीज और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आपको आज पढ़ना है, तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक उपभोक्ता होने के नाते आपको इतने सारे अधिकार प्राप्त हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव फर्दर क्विकली। मंत्रियों के बीच विभिन्न विभागों का आवंटन और फेरबदल कौन कर सकता है? कौन कर सकता है फेरबदल? तो प्रेसिडेंट कर सकता है, बिल्कुल, हाँ, प्रेसिडेंट कर सकता है। जो लोग कह रहे हैं प्रेसिडेंट कर सकता है, आपको पहले दूसरे तीसरे बुलेटिन से ही बता रहे हैं अपॉइंटमेंट कैसे होता है। प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट कर लेता है, फिर प्राइम मिनिस्टर, हाँ बिल्कुल, सलाह का जो रोल होता है वो बिल्कुल होता है, लेकिन वो फिर प्रेसिडेंट का नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रोल किसके पास चला जाता है? फिर आपके प्रधानमंत्री के पास, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड है। तो सी प्राइम मिनिस्टर इज द राइट आंसर। और सिर्फ रीशफलिंग ही नहीं, विभागों का फेरबदल ही नहीं, किसी को भी हटा भी सकता है, डिसमिस कर सकता है, किसी को मांग सकता है कि आप रिजाइन कर दो, और वो बात ना मानने के टाइम अगर मिनिस्टर नहीं मानता है तो प्रेसिडेंट से कह के इसको डिसमिस भी किया जा सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर के पास है रेगुलेट करने का अधिकार। किसको रेगुलेट करने का? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, मंत्रियों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस संशोधन अधिनियम ने लोकसभा की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? Which amendment act of the parliament increased the strength of Lok Sabha from 525 to 545? कौन सा था ये, जल्दी से बता दीजिए आप लोग, कब आया था? तो बिल्कुल आपका 31st अमेंडमेंट एक्ट इज द करेक्ट आंसर। और आया कब था? आपका 1973 की बात है, जब नंबर ऑफ मेंबर्स टू रिप्रेजेंट this part of Lok Sabha, the number of members to represent the state and union territories were increased by 20. तो 31st Amendment Act is the correct answer, 1973, remember. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपके, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये उठाते हैं हम पेन, आप भी पेन उठाइए और ये क्वेश्चन देखिए। जल्दी से बताइए, कैबिनेट की भूमिका के संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है, यह मुख्य नीति बनाने वाली संस्था है, यह केंद्रीय प्रशासन का मुख्य संवयक है। काफी सारी चीजें सही लग रही हैं। All of the options? Yes, you are right. Option D, above is correct. So you are right. उपरोक्त में से सभी। चलिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है? जिन लोगों को अभी तक ये याद नहीं हुआ है वो लोग बिल्कुल आप एक बार सारे जाके देख लीजिए सोर्सेस क्या क्या हैं, कहां से क्या लिया गया है।
प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से अपना हो गया कॉन्करेंट लिस्ट जॉइंट सेशन हो गया, यूएस से लिया गया है चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जल्दी जल्दी आप सोचिए कहाँ से क्या लिया गया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस भी यूएस से ही लिया गया है। तो अब जल्दी से बताइए आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। तो आयरलैंड से अपना डीपीएसपी लिया गया है और मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लिया गया है। ऑप्शन सी आयरलैंड इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। और ये शुरू हो चुका है आपका रैपिड फायर राउंड, जिन्होंने अभी तक ध्यान नहीं दिया जल्दी देखिए। एक सदन द्वारा पारित दूसरे सदन में लंबित विधेयक पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब तक बुलाई जा सकती है? कब तक? ज्यादा से ज्यादा कोई भी हाउस एक बिल को 6 मंथ्स तक ही रोक के रख सकता है, अदरवाइज फिर ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ता है प्रेसिडेंट को। उसका अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर होता है। बिल्कुल, अभी हम देखें ज्वाइंट सेशन के बारे में काफी चीजें हम रिवाइज करते हुए चल रहे हैं, फिर भी जो लोग कंफ्यूज्ड हैं यू नीड टू स्टडी। लोकसभा के पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे? एम अनंत संयम। ऑप्शन सी। आपको बताया गया था ये गवर्नर भी बने थे। कहाँ के गवर्नर बने थे? बिहार के गवर्नर बने थे। जिन लोगों को नहीं याद है वो लोग पुराने जीएस बुलेटिन से एक बार देखें जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी से इनको भी देख लेते हैं। भारत पूरी तरह संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? पूरी तरह, तो जब अनाउंसमेंट हो गई तो पूरी तरह बन गया। पूरी तरह इट वॉज अनाउंस्ड ऑन 26 जनवरी 1950। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? भाग 4। अब तक तो हम लोग ऑलमोस्ट पहले 4 भाग कई बार देख चुके हैं रिपीटेड। पहला पार्ट कौन सा था आपका? इंडिया, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इंडिया पहला आर्टिकल ही यही है। इंडिया जो कि भारत है वो क्या है आपका? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो वहां आर्टिकल 1 से 4 तक वहां बात की गई है। उसके बाद आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 क्या बात करता है? आपका सिटीजनशिप की बात करता है। तो सिटीजनशिप कहाँ से कहाँ तक है इसके बारे में भी हमने सारे 5 to 11 सारे प्रोविजंस डिस्कस किए थे। कब 5 में कहा जाता है कि वो कैसे कैसे सिटीजन हो सकता है। 6 में जो पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान गए हैं, जो वॉलंटरली कहीं और की सिटीजनशिप ले चुके हैं। तो 5 to 11 यही है, 5 to 11 यही सारे आर्टिकल्स हैं जो ये बताते हैं कि कैसे कैसे सिटीजनशिप ली जा सकती है, रद्द की जा सकती है। प्लस मैंने उस टाइम भी कहा था पीआईओ कार्ड वगैरह के बारे में पढ़ लीजिए, अगर क्वेश्चन कहीं से भी बनते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पार्ट 3 आपका फंडामेंटल राइट्स है जो कि 12 से 35 है। फिर उसके बाद आपका पार्ट 4 आता है जो कि डीपीएसपी है आपका 36 से 51। तो अब तक आप देख ही रहे हैं और आपको आपका आंसर मिल चुका है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, बिल्कुल क्विक सा, जैसा आपको चाहिए था कि हमें जो क्वेश्चन आंसर वाला राउंड चाहिए, जो जीएस बुलेटिन चाहिए क्वेश्चन आंसर वाला, वो बिल्कुल क्या हमको चाहिए? फास्ट चाहिए, क्विक सा चाहिए। ऑप्शन एक्सप्लेन करते चलिए और जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन खत्म करते चले। तो बिल्कुल आज स्लो नहीं था आपका वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें ताकि और ज्यादा इंटरेस्ट के साथ टीचर आपको पढ़ा सके। जो नई चीजें हैं वो हमको बार बार सीखने को मिल रही हैं। क्वेश्चन के नंबर भी हमने थोड़े से कम किए ताकि आपको जो सेशन है वो 1 घंटे जाते जाते बोरिंग ना लगे। प्लस हम नई चीजें भी डिस्कस करते चले। तो आपको बता दिया जाए अगले वीडियो में हम पॉलिटी से ही रिलेटेड पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के हैं। तो हम सिर्फ इंडियन ही नहीं थोड़ा सा देखेंगे कि जो हमने जहां जहां से कॉन्स्टिट्यूशन लिया है वहां पे क्या क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और जो लोग शेयर कर रहे हैं वो बताइए कि कैसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं लक्ष्य अकेडमी को, क्योंकि यहाँ पे आपको हर टाइप के मटेरियल मिलेंगे, हर कोर्सेज के लिए मिलेंगे। और आपकी अनाउंसमेंट यूपी पेट की जब से आई है तो आपको जाना है, क्या करना है, लक्ष्य अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, वहां से पैकेज लेना, आपको रजिस्टर करना है यूपी पेट के लिए। बाकी जो भी वैकेंसीज आ रही हैं, जो भी कोर्सेज आ रहे हैं, सबके लिए अलग क्लासेस हैं। आप एक बार एकेडमी के ऐप पे जाइए, वहां से प्रैक्टिस सेट मटेरियल लीजिए, प्लस बुलेटिन्स और क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ यूट्यूब पे जुड़े रहिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।